नमस्कार मित्रों, कणाद अकेडमी में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। मित्रों, दिसंबर 21 और जून 22 का जो मर्ज करके पेपर हुआ था आपका योग को 9 जुलाई को, तो उसकी भी हम हल आपके सामने व्याख्या के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले के जो जितने भी हो चुके हैं 2017 से अब तक, उन सब पेपर्स का हम व्याख्या सहित हल पहले प्रस्तुत कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक दिए हुए हैं उनके। आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपकी तैयारी में काफ़ी सहयोग मिलेगा। और आप देखेंगे तो कुछ 15 से 20 प्रश्न हैं आपके जो परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से पूर्व वर्ष के प्रश्न पत्रों से आते रहते हैं, तो इसलिए आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है। तो देखिएगा, आपका प्रश्न है दुख संयोग वियोगम योग संजितम। ये जो परिभाषा है भगवत गीता के किस अध्याय के किस श्लोक में दी गई है? तो भगवत गीता में 4 परिभाषाएं आपकी आती हैं। दो परिभाषाएं दूसरे अध्याय में हैं और 2 छठे अध्याय में हैं। दूसरे अध्याय वाली जो है समत्वम योग उच्यते योगः कर्मसु कौशलम है आपकी 2:48 2:50, और भगवत गीता वाली है एक 6:17 में है, एक 6:23 में है। 6:17 में आपकी योगो भवति दुःखः, और 6:23 में आपकी जो दी गई है दुख संयोग वियोगम योग संजीतम। तो फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा 623। चारों परिभाषाएं बहुत बार आपकी परीक्षा में आती है, आप इनको अवश्य याद रखिएगा। वेद शब्द से अभिप्राय है, पिछले पेपर में भी वेद शब्द का अर्थ पूछा था, वहाँ पे कुछ अलग ऑप्शन दिए थे। यहाँ पे मंत्र और संहिता दिया है, तो उसमें मैंने आपको बताया था मंत्र संहिता आपके वेद आमनाय निगम आगम कई प्रकार के शब्दों से इसको जाना जाता है। तो आपका थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा। न्याय दर्शन का सुप्रसिद्ध एवं प्रमुख सिद्धांत क्या है? पिछले पेपर में सांख्य की दृष्टि से पूछा था, अब न्याय की दृष्टि से पूछ लिया। लगभग एक ही तरह का क्वेश्चन है, तो वहाँ भी मैंने व्याख्या की थी। असत कार्यवाद जो है आपका न्याय दर्शन का है, सत्कार्यवाद है आपका, ये आपका सांख्य योग का है, ये न्याय विशेषिक का हो गया था असत कार्यवाद। सद असत ख्यातिवाद ये आपका वेदांत दर्शन का है, अनिर्वचनीय ख्यातिवाद ये भी वेदांत दर्शन का है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन असत कार्यवाद। अगले में आपका त्रिरत्न वाला पार्ट पूछा है। त्रिरत्न का उल्लेख जैन में भी आता है, बौद्ध में भी आता है, तो दोनों के अलग अलग नाम याद होने चाहिए। बौद्ध की दृष्टि से तो शील समाधि प्रज्ञा ये आपके 3 होते हैं। जैन में आते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। तो चूंकि बौद्ध के आधार पर पूछा था, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रज्ञा, शील और समाधि। फिर योग वशिष्ठ के अनुसार मुक्ति के 4 द्वारपाल हैं आपके, उनका द्वितीय नाम का द्वितीय जो है उसका नाम बताएं। उसका सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। जैसे पहला आपका शम आता है, फिर विचार आता है, फिर संतोष आता है, फिर साधु संगति। ये भी कई बार आपकी परीक्षा में आ चुका है। चूँकि दूसरे नंबर का पूछा है, तो आप कह सकते हैं विचार। विचार जो है आपका वो दूसरे नंबर का द्वारपाल है, फोर्थ ऑप्शन। पहले इन्होंने क्या था, ऑप्शन गलत दिया था, फाइनल आंसर की जो आई उसमें इन्होंने ठीक कर लिया इस चीज़ को। योग वशिष्ठ के किस प्रकरण में शिव और शक्ति के यथार्थ स्वरूप का विवेचन किया गया है? तो योग वशिष्ठ मैंने पहले भी बताया था, एक बड़ा ग्रंथ है, 27,000 के आसपास उसमें श्लोक हैं। तो सभी का विषय प्राप्त करना, क्या चीज़ें दी गई वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो आप एक आधा क्वेश्चन योग वशिष्ठ का ऐसा आ सकता है जो कठिन लगे आपको, उनकी चिंता नहीं करनी है। तो मेरे सुझाव के अनुसार उनको आप छोड़ दें, मतलब उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कितना भी पढ़ो फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं आपके अतिरिक्त आ जाएं। तो ये तो आपका निर्वाण प्रकरण जो है आपके, उसके 2 डिवीजन है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो निर्वाण प्रकरण का जो उत्तरार्ध भाग है, वहाँ पे शिव और शक्ति के स्वरूप की चर्चा की गई है। तो सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। किसके द्वारा प्रेरित मन विषयों तक पहुंचता है, किसके नियोजित होकर प्राण चलता है? तो ये प्रश्न से प्रारंभ होने वाला उपनिषद क्या है? मैंने देखो कक्षा में कई बार ये बताया आपका, उस समय मैं तो कई साल से बता रहा हूँ, प्रश्न तो अभी आया आपका ये कि ऐसा आ सकता है कि किस उपनिषद का प्रारंभ प्रश्न से होता है। तो व्यक्ति तुरंत प्रश्नोपनिषद करेगा तो वो गलत हो जाएगा। प्रश्नोपनिषद में प्रश्न से प्रारंभ नहीं होता, 6 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन प्रारंभ आपका सामान्य विषय से है। तो प्रश्न का प्रारंभ होता केनोपनिषद से। केनेशितम पतति मनः केन प्राण प्राइति प्रथमम युक्तः। तो ऐसा पाठ आपका आता है कि मन, प्राण, चक्षु, श्रोत्र आदि इनको कौन नियुक्त करता अपने अपने कार्यों में? का उदेवो युनक्ति। तो आपका केन उपनिषद ऑप्शन हो जाएगा।
छांदोग्य उपनिषद के संबंध में असत्य कथन है, तो असत्य बताना है आपको, तो ये ध्यान रखना है। उद्गीत 3 अक्षरों वाला है, ये सही है आपका। अब देखिए इसमें कई चीज़ें हैं, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद भी बहुत बड़ा है विषय, पूरा पढ़ पाना उतना प्रैक्टिकल नहीं है। तो इस तरह क्वेश्चन को करते कैसे हैं, कुछ ना कुछ पार्ट ऐसा आएगा जो आपका पढ़ा हुआ होगा। जैसे हमने उद्गीत के 3 अक्षर वाला पार्ट पढ़ा हुआ है, उत्गीतम, ये बिल्कुल नोट्स में आपका दिया हुआ है, उत है, गी है और थम है, तो 3 अक्षर हो गए, तो ये तो सही हो गया। और उद्गीत 4 अक्षर वाला है, ये गलत हो गया। तो असत्य कथन ढूंढना है आपको, तो यही हो गया आपका फोर्थ ऑप्शन कि उद्गीत 4 अक्षरों वाला है। बाकी वहाँ पे उपद्रव है, हिंकार है, इनकी भी चर्चा की जाएगी, की हुई है। चूँकि हमें इनके बारे में नहीं पता हो, लेकिन उद्गीत 4 अक्षर वाला ये पार्ट गलत हो गया, क्योंकि उद्गीत को हमने 3 का देखा है, ये पता है फैक्ट, तो 4 वाला गलत हो गया। तो इन 2 की जानकारी नहीं भी हो फिर भी आप क्वेश्चन को ठीक कर पाओगे, बल्कि वैसे ठीक है, आप याद रखें आगे के प्रश्न के लिए कि उपद्रव है वो 4 अक्षर वाला है और हिंकार आपका 3 अक्षर वाला है। धारणा भी मनोधैर्यम याति चैतन्यम अद्भुतम, ये किस योगोपनिषद में आया है। अब आप देखिए इसके अंदर, वैसे तो पता है मुझे कि ये योग चूड़ामणि उपनिषद के अंतर्गत आता है, लेकिन किसी को याद ना हो तो आप एलिमिनेशन कर सकते हैं। योगराज में 9 चक्रों का उल्लेख है, ये नहीं हो सकता। नाद बिंदु है आपका, वहाँ नाद की प्रणव की 12 मात्रा का उल्लेख है, वो नहीं हो सकता। योग तत्व में योग के 8 अंगों का पार्ट है, तो योग तत्व और योग चूड़ामणि यहाँ पे संशय हो सकता है, तो वहाँ पर आपको याद किया हुआ ही पार्ट आप फाइनली कर पाओगे। तो योग चूड़ामणि और गोरक्ष संहिता, इन दोनों का काफ़ी मैच होता है, और वहाँ पे हमने पढ़ा है योग के जो 6 अंग हैं उनका लाभ देखा है। तो धारणा का मनोधैर्य, संस्कृत की पंक्ति नहीं भी आती तो इतना तो पता लग ही जाता है कि पंक्ति का अर्थ क्या है, धारणा भी मनोधैर्य, धारणा का मनोधैर्य। और इन 4 गिवन ऑप्शन में से वो आपका योग चूड़ामणि के अंतर्गत ही आता है, तो इस आधार पर आपने इसको चूज कर लिया फर्स्ट ऑप्शन। श्वेताश्वतरोपनिषद में ध्यान के अनुकूल स्थल की विशेषता में सम्मिलित नहीं है, ठीक है, नहीं वाले फोकस रखना है। तो वहाँ पे समतल होना चाहिए, ये भी बताया है, पवित्र होना चाहिए, ये भी बताया है, मनोनुकूल है, ये भी बताया है। मरुभूमि, ये तो कॉमन सेंस ही पता लगता है कि मरुभूमि ये कोई ध्यान के लिए अच्छा पार्ट नहीं माना जाता कि हम मरुस्थल में जाके एक वहाँ करें। तो ये फोर्थ ऑप्शन वहाँ पे नहीं दिया गया है, तो आपका फोर्थ हो जाएगा। कुक्कुटासन का वर्णन किस योगोपनिषद में आता है, तो कुक्कुटासन आपका त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद के अंतर्गत है। आपका त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद में आपके 17 आसन दिए हैं, वहाँ पे कुक्कुटासन है। और ऑप्शन सिंपल है, योगराज उपनिषद में है कोई आसन नहीं है, श्वेताश्वतर में कोई आसन नहीं है, नाद बिंदु में आसन ही नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन तो बिना आसन वाले दिए थे। थोड़ा भी विषय ध्यान होता तो हम आराम से कह सकते थे, या तो चूंकि आसन का ही उल्लेख नहीं है तो ऑप्शन में कोई संशय होने की संभावना ही नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा, योगराज उपनिषद, सॉरी योगराज त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद। अगला है आपका, जिस प्रकार सारथी दुष्ट अश्वों से युक्त रथ को अत्यंत सावधानी से लक्ष्य की ओर लेके जाता है, दुष्ट अश्वों को कैसे सावधानी के साथ, उसी प्रकार विद्वान को अत्यंत जागरूक होकर वश में किए। तो योगाभ्यासी जो है या जो विद्वान है वो किसको अत्यंत जागरूक करके वश में किया रहे, वो पार्ट आपको बताना है। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपका कि ये जो चर्चा की गई है ये श्वेताश्वतरोपनिषद में आती है आपकी, और वहाँ पे मन के संदर्भ में ये कहा गया है आपका कि जैसे दुष्ट अश्व है, वो दुष्ट अश्व भागते रहते हैं, करते रहते हैं, तो उसके हिसाब से हमें उनको वश में लाना है अत्यंत सावधानी पूर्वक। इसी तरह से मन को भी वश में लाना चाहिए प्राण के माध्यम से। थोड़ा कम लिखा है इन्होंने, अगर पूरा हम करें तो प्राण के माध्यम से हम इस मन को भी वश में लाए, जैसे दुष्ट अश्वों को लाते हैं। अब लोगों ने कठोपनिषद में पढ़ा हुआ है कि जो अश्व जुड़ते हैं वो इंद्रियों से जुड़ते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये कठ का रेफरेंस नहीं है, श्वेताश्वतर का है। और वहाँ पे इस प्रकार के दुष्ट अश्व या सारथी को लेके नियंत्रण लाने की बात भी नहीं है। सिंपल कहा है कि अश्व जो होते हैं इंद्रियाँ होती हैं। तो इस रेफरेंस ध्यान रखना है, विषय ध्यान रखना है। तो ये चूँकि श्वेताश्वतर का रेफरेंस है और उसकी दृष्टि से वहाँ पर अश्व को नियंत्रण लाने की दृष्टि से मन को कहा है, न कि इंद्रियों को। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट था, लेकिन फिर भी ध्यान देते तो अच्छे से किया जा सकता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बनेगा।
पातंजलि योग सूत्र के अनुसार शरीर के किस स्थान पर संयम करने से चित्त संवित नाम की सिद्धि प्राप्त होती है? तो हृदय चित्त संवित, ऐसा आपका सूत्र आता है, सीधा इफेक्ट आपका हृदय पे। अगला है आपका योग सूत्र के अनुसार आत्म भावना की निवृत्ति किस में होती है? देखो ये आपको याद होगा तो सही कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो सूत्र विशेषदर्शिनः आत्म भाव भावना विनिवृत्ति ही, कि जो विशेषदर्शी है, अगर आपको ये नहीं पता होता तो आत्मदर्शी अधिकांश बच्चे करके आएंगे, क्योंकि आत्म वाले पार्ट में ज़्यादा लगता है कि आत्मा का दर्शन कर लिया तो आत्म भाव की भावना। तो यद्यपि भाव वही है विशेषदर्शी का भी, तो कई बार हम भाव की दृष्टि से थोड़ा गहराई में चले जाते हैं। उस स्थानों पर आप भावना देखें, यदि वहाँ पे डायरेक्ट सूत्र की ही पंक्ति डाली हुई है तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस आपको उसी को ही देना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो चूँकि विशेषदर्शी का भाव भी यही करते हैं कि आत्मदर्शी, जिसने मैं आत्मा अलग हूँ, ये प्रकृति अलग है, इस प्रकार के पार्ट को देख लिया है। लेकिन चूँकि मूल सूत्र में विशेषदर्शी ही शब्द है तो वही आपको चूज करना पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा। योग सूत्र के अनुसार सर्वज्ञता का बीज सीमा रहित किस में स्थित है? तो तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, ये ईश्वर की चर्चा में आती है आपकी, बिल्कुल सिंपल पार्ट है। वहाँ ईश्वर के कई सारे पार्ट, क्लेश कर्म विपाकाशयि अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, फिर सर्वज्ञता बीज आ जाएगा। फिर वो गुरुओं का गुरु भी है, उसका वाचक प्रणव है, उसका अर्थ हमें, उसका जप हमें अर्थ की भावना के साथ करना चाहिए, जिसके 2 फल आते हैं। इस तरह की कई चर्चाएं वहाँ पे की गई हैं, सब इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। योग सूत्र के अनुसार चित्त के किस परिणाम के अंतर्गत सर्वार्थता और एकाग्रता का यथाक्रम, मतलब सर्वार्थता का क्षय और एकाग्रता का उदय, ये चित्त के जो 3 परिणाम हैं, निरोध समाधि एकाग्रता, उनके संदर्भ में है। और पढ़ाते वक्त ही मैंने फोकस कराया था इसमें कि सूत्र में क्योंकि जो विषय दिया गया है वो एकाग्रता का उदय कहा गया है, और तुरंत आपका माइंड क्या जाएगा कि ये एकाग्रता परिणाम है, तो गलत हो जाएगा। सर्वार्थता का क्षय, एकाग्रता का उदय, ये समाधि परिणाम का पार्ट है। तो जहाँ पर इस प्रकार का कन्फ्यूजन हो सकता है वो आपको पहले ही ध्यान देना चाहिए। तो मैं क्लास में बताता ही रहता हूँ इन चीज़ों को, जिससे आपको गलती ना हो। तो इस समाधि परिणाम होगा, एकाग्रता परिणाम ततः तुल्य प्रत्ययो, ततः पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो। तो एक ही प्रत्यय चल रहा है, एक ही वृत्ति चल रही है, उसमें पूर्व काल वाले का शांत होना, उत्तर काल वाले का उदित होना, ये था आपका एकाग्रता परिणाम। समाधि परिणाम के अंदर आपका सर्वार्थता का क्षय और एकाग्रता का उदय दिया गया था। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। पिंड तथा मानव शरीर में 9 चक्रों का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो पिंड का जो पार्ट है, आप देखेंगे पिंड आपका सिद्ध सिद्धांत पद्धति की दृष्टि से ही प्रसिद्ध है। पर पिंड, अनादि पिंड, आद्य पिंड, ऐसे कई तरह के पिंड आते हैं। फिर दूसरा जो आपका अध्याय आता है उसमें शरीर के 9 चक्रों का उल्लेख भी किया गया है, जो आपकी योग राज उपनिषद से काफ़ी हद तक मैच करता है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति का पार्ट है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार अवधूत योगी के लक्षण किस उपदेश में वर्णित है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 6 अध्याय हैं, तो छठा जो अध्याय आपका वो अवधूत योगी से संबंधित है, तो आपका षष्ठम, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। सीधा फैक्ट आपके। मयूरासन के 6 प्रकार किस ग्रंथ में है? तो हठ रत्नावली के अंदर 84 आसन आपके बताए गए हैं। 84 आसनों के नाम तो नहीं पूछेंगे क्योंकि बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन मैंने बताया था पढ़ाते वक्त कि उसमें अलग अलग आसनों के प्रकार पूछ सकते हैं। कुक्कुटासन कितने प्रकार का है, मयूरासन कितने प्रकार का है, पद्मासन कितने प्रकार का है, वे प्रकार आपको ध्यान रखने चाहिए। तो वहाँ पर मयूरासन के 6 प्रकार दिए हैं हठ रत्नावली में। ऐसे अन्य अन्य जो कुक्कुटासन है, पद्मासन है, कि 1 के 5 है, 1 के 4 है, तो वो भी आपको ध्यान रखने चाहिए। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार ओम उच्चारण किस आधार के अंतर्गत करना चाहिए? तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में वहाँ पे 16 आधार हैं। उन 16 आधारों में शरीर के साथ में अलग अलग अंग जोड़े हुए हैं, आपकी क्रियाएं जोड़ी हुई हैं। कठिन प्रश्न था, लेकिन हम क्लास में याद कराते हैं इस चीज़ को। तो वहाँ पे उच्चारण की बात है। नोट्स में जो लिखा हुआ था, डायरेक्ट ओम तो नहीं लिखा था, लेकिन उच्चारण, मंत्र उच्चारण का पाठ था, कुछ ऐसी पंक्ति या प्रणव लिखा हुआ था। तो उससे आप तुरंत मैच कर सकते थे कि जो नाभि है आपका, नाभि के साथ था वो, तो नाभि के साथ में उस आधार पे आपको ओम का उच्चारण किया जा सकता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये नोट्स में दिया हुआ था, वो संकेत था वहाँ पर, आप कर सकते हैं इसको। ठीक,
अगला आता है असामान्य मनोविज्ञान के क्षेत्र में शोध प्रविधि का कौन सा भाग नहीं है। इंग्लिश से देखिएगा आपका, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ रिसर्च मेथड फॉर एबनॉर्मल साइकोलॉजी। तो असामान्य के लिए कौन सा आपका पार्ट नहीं है ये आपको बताना है। ठीक, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि नोट वाला पार्ट आपको बताना है। और दूसरा, इसमें उतना तो स्पष्ट नहीं पता लग पाता है कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी में कौन कौन से मेथड यूज़ करेंगे, उतना प्रैक्टिकल भी नहीं सब याद करना। इसमें बस इतना रखते कॉमन सेंस का पार्ट है आपका, कि जो नहीं किया जाता पार्ट ऑफ रिसर्च का, तो जैसे क्लिनिकल केस है, एनालॉग एक्सपेरिमेंट है, सिंगल केस एक्सपेरिमेंट है, ये आपकी किए जाते हैं। जैसे एबनॉर्मल साइकोलॉजी में एबनॉर्मल जो व्यक्ति हैं उनकी की जाती है, तो क्लिनिकल केस, सिंगल केस, ये सब लिए जाते हैं। एनालॉग वाला भी है। हाइपोथेटिकल जो मेथड होते हैं आपके, ये सामान्य जो एक्सपेरिमेंटल आदि रिसर्च किए जाते हैं वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं ये, जो रिसर्च के अंदर हम पढ़ते हैं। तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी का पार्ट वो नहीं है। हाइपोथेटिकल मेथड जो डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर जो यूज़ किया जाता है आपका, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा। हाँ, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड द डीपेस्ट एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ माइंड इज, वहाँ पे 3 आते हैं, कौन, प्री कॉन्शियस, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस आदि करके। तो वहाँ पे अनकॉन्शियस वाला पार्ट आता है, पता, अर्धचेतन, तो अर्धचेतन हो गया, चेतन हो गया और अचेतन। तो जो अनकॉन्शियस वाला पार्ट है यही सबसे बड़ा होता अंदर का। सुपर कॉन्शियस वाला कोई कॉन्सेप्ट वहाँ पे नहीं है। सुपर ईगो तो आता आपका, ईद ईगो, सुपर ईगो, तो इन्होंने क्या कर दिया, स्मृति भ्रंश करने के लिए सुपर कॉन्शियस कर दिया। और जिसको सीधा सीधा याद नहीं है तो उनको लगेगा भी सुपर मतलब सबसे अच्छा, सबसे डीपेस्ट, सबसे लार्जेस्ट होगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। आपको अनकॉन्शियस वाला यही पार्ट इसके अंतर्गत करना चाहिए। अगला है आपका, अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पैरानॉइड शिजोफ्रेनिया। तो ये तो थेरेपी वाला पार्ट हो गया, ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन उन्होंने पूछ लिया है आपका। हम तो यौगिक थेरेपी वाला पार्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने तो एक दवाई पूछी हुई है कि कौन सी मेडिसिन हैं आपकी या कौन सी थेरेपी है आपकी जो शिजोफ्रेनिया के रोगियों के लिए अच्छी, मोस्ट अप्रोप्रिएट मानी जाती है। तो इस तरह के एक आधा क्वेश्चन अजीब आ सकता है, उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है कि अब यानी कि अलग अलग जो डिजीज़ हैं उनके लिए आप दवाइयाँ या उनके लिए अलग जो थेरेपी है उनको आप कोशिश करो, उसके लिए आप छोड़ दें। इसका वैसे ऑप्शन जो है वो क्लोरोप्रोमाजिन आपका है, 4th ऑप्शन। बाकी इस तरह के क्वेश्चन पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, एक आधा पार्ट ऐसा आ सकता है। अगला है आपका, नेम द हार्मोन्स कंट्रीब्यूट टू रेगुलेशन ऑफ GFR। ये हमने पढ़ाया है, नोट्स में दिया हुआ आपका, कि GFR को रेगुलेट करने वाले 2 हार्मोन्स आपके हैं वहाँ पे। एक एंजियोटेंसिन सेकंड है आपका, एक ANP, एट्रियल नाइट्राइयूरेटिक पेप्टाइड। तो ANP है जो हार्ट से रिलीज होता है जो GFR का, और एक एंजियोटेंसिन सेकंड है आपका, ये आपका रेनिन एंजियोटेंसिन सेकंड एल्डोस्टेरोन पाथवे उस बीच में आता है। इसको पूरा मैंने पूरा पाथवे बताया था आपको। और NP दोनों मिलके, एक बढ़ाता है एक कम करता है GFR को, वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा बढ़ाता है कौन सा कम करता है, स्वयं से ढूंढिएगा इसको। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, एंजियोटेंसिन सेकंड और ANP। और कई सारे हार्मोन्स हैं जो पानी को बढ़ा के उसको GFR को प्रभावित करते हैं, लेकिन मुख्य जो 2 हार्मोन्स आपके यही स्वीकार किए जाते हैं, उसी को आपको ध्यान रखना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में सकारात्मक व्यवहार के लिए कौन सा उपाय बताया। मैत्री करुणामुदितोपेक्षा पिछले ही पार्ट में आपका आया था, पिछले ही पेपर में, तो 3rd ऑप्शन आपका हो जाएगा। उसमें कुछ मैचिंग की दृष्टि से आया था और यहाँ पर इन्होंने सिंपल पूछ लिया कि सकारात्मक व्यवहार के लिए कौन सा उपाय आपका बताया है। ये 7th यूनिट से वैसे क्वेश्चन है, योग और स्वास्थ्य से। वहाँ पे लिखा है सिलेबस के अंदर, सकारात्मक व्यवहार के लिए मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा आदि करें, तो सिलेबस का ही पार्ट वर्ड था, वही इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पर पूछ लिया है। धोती मुख्य रूप से आहार नलिका और उदर से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है आपका। जबकि कौन सी क्रिया है जो मलद्वार, मलाशय और कोलोन से संबंधित है। जैसे धोती है, धोती हम ऊपर में निगलते हैं तो आपके गले से या आहार नलिका से होती हुई स्टमक तक पहुंचती है। तो ऐसी नीचे से हम क्या डालते हैं, तो नीचे से आपकी बस्ती। देखो आपको क्या लगेगा कि मल द्वार या मल आदि पे तो नोली भी हो सकता है, अग्निसार भी हो सकता है, कपाल भाती भी हो सकता है, सब आपके पेट पे प्रभाव डालते हैं। लेकिन आप
सिमिलैरिटी देखनी है, क्योंकि प्रश्न में उसी तरह का दिया है ना कि जैसे हम ऊपर से कुछ चीज़ें डालते हैं वस्त्र के रूप में और वो उधर तक पहुंचती है, ऐसे ही नीचे से पानी आदि या दवाई आदि डाली जाती है जो आपकी कोलोन तक या मल द्वार तक पहुंचती है, तो उस आधार पर बस्ती होगा। थोड़ा सा कठिन था, साइंस आपको लेनी थी। शिव संहिता के अनुसार कौन सा आसन व्याधि के सभी प्रकारों का नाश करने में सक्षम है? ये शिव संहिता नहीं, लगभग सभी ग्रंथों में ही आता है, चाहे हठ योग के हो चाहे योग उपनिषदों के, सभी व्याधियों का नाश पद्मासन। पद्मासन आपका प्रसिद्ध है इसके लिए, शिव संहिता में भी वही दिया है, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका आया कि इंसुलिन सेंसिटिविटी इन डायबिटीज कैन बी इंक्रीज्ड बाय। तो इसमें हम पहले इंसुलिन सेंसिटिविटी को समझें। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी क्या है? सेल की इंसुलिन के प्रति प्रतिक्रिया करने की जो आपकी योग्यता है उसको हम इंसुलिन सेंसिटिविटी कहेंगे। तो हमारे सेल इंसुलिन के प्रति जितने रिफ्लेक्टिव रहेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि इंसुलिन का वो उतना अच्छा ही प्रयोग कर पाएंगे। तो डायबिटीज़ के संदर्भ में ये जो चीज़ आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी किससे इंक्रीज हो सकती है, तो आजकल जो शोध हुए हैं उनसे पता लगता है अगर आपकी प्रोटीन में आपकी जो डाइट है उस डाइट में अगर प्रोटीन ज़्यादा है और कार्बोहाइड्रेट आपके कम है, तो उससे संभावना की जाती है कि आपकी सेल की जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये फैक्ट था, फैक्ट आपको याद रखना चाहिए, रिसर्च के आधार पर ये स्वीकार किया गया है। सेकंड ऑप्शन आपका रहेगा। आगे आपका पूछा नेम द टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन इन विच द फीसिस देयर फाइनल इवैक्यूएशन इज नॉट परफेक्टली परफॉर्म। जो फाइनल इवैक्यूएशन मतलब हमें पता है कॉन्स्टिपेशन एक आपकी कोष्ठबद्धता है जिसमें शौच का जो प्रवाह आपका ठीक से नहीं हो पाता है, तो आपको वो वाला पार्ट बताना है जिसमें अंतिम रूप से निष्कासन आपका ठीक से न हो पाए। तो इसमें अलग अलग प्रकार के कॉन्स्टिपेशन होते हैं, कोलिक है, इडियोपैथिक है, डायशीजिया है आदि। लेकिन चूंकि यहाँ पे फाइनल इवैक्यूएशन की बात की गई है, फाइनल इवैक्यूएशन में आपका होता है डायशीजिया कॉन्स्टिपेशन, जिसका अभिप्राय क्या होता है कि बच्चों में होता है अधिकांशतया। तो बच्चे प्रयास करते हैं, प्रेशर लगाते हैं निकालने के लिए, लेकिन आपका जो मसल्स रिलैक्स होकर वो निकलना चाहिए, आपका जो फीसिस वो नहीं निकल पाते। तो उसके बीच में कोऑर्डिनेशन जो है आपका मसल्स का वो ठीक से काम नहीं करता, तो पूपिंग आपकी ठीक से नहीं हो पाती है। तो डायशीजिया कॉन्स्टिपेशन आपको फाइनल इवैक्यूएशन की दृष्टि से आपका स्वीकार किया जाता है, तो थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला आपका टेंशन हेडेक प्रोड्यूस्ड बाय, ये जो टेंशन हेडेक है आपका, टेंशन के कारण जो सिर दर्द होना है ये किसके द्वारा आपका होता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये आपका 8th यूनिट है आपकी थेरेपीट योगा उससे है, और वहाँ पे हमने बताया भी था आपको कि क्योंकि टेंशन है वहाँ पे आपका सिलेबस में और उसमें आपके नोट्स में भी दिया हुआ है कि जो एक्सटर्नल आपकी स्कैल्प मसल्स होती हैं उसमें लगातार सस्टेन या जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है लगातार आपका, उस कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही आपको हेडेक होता है। तो टेंशन है, टेंशन के अंदर आपकी चेहरे की जो मसल्स है वो खिंच जाती है, वो लगातार खिंची रहती है, उसके खिंचने के कारण से आपको सिर दर्द होने लगता है। ऐसे डायरेक्ट आपका सिर दर्द से कोई संबंध नहीं देखते हैं टेंशन का, ये आपके नोट्स में दिया हुआ था, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ आउटर जेनिटल रीजन नोन एज, कि आउटर जो जेनिटल रीजन है आपका जो जननांग क्षेत्र है बाह्य वाला, उसकी इन्फ्लेमेशन को क्या कहा जाता है। तो ये भी सीधा कॉमन सेंस का पार्ट है। कैसे कॉमन सेंस का है? आपको पता है कि फीमेल का जो आउटर जेनिटल रीजन होता है उसको वुल्वा कहा जाता है। तो वुल्वा कहा जाता है, तो इन्फ्लेमेशन को नाम भी उसी के आधार पे ही होगा, तो वुल्वाइटिस हो गया आपका। वुल्वा के अंदर क्या होगा, बाहर के जितने भी हैं, वजाइना है, बाहर का और पार्ट है, उन सबको कंबाइंड करके वुल्वा कह देते हैं। तो आउटर जेनिटल जितना भी पार्ट है, तो इन्फ्लेमेशन भी उसी के नाम से होगा, वुल्वाइटिस। कॉमन सेंस था, वुल्वा आपका पढ़ा हुआ नोट्स में दिया हुआ है। फिर आपका शरीर के किन तत्वों की अधिकता के अनुसार अस्थमा को पहचाना जा सकता है। ये जो क्वेश्चन है इसका आधार तो नहीं पता है ये कहाँ से होगा, है तो थोड़ा आयुर्वेद के आधार पे ही, लेकिन ग्रंथ का स्पेसिफिक मुझे नहीं पता है। अस्थमा आपका है रेस्पिरेटरी एक बीमारी है, तो अगर कॉमन सेंस के आधार पे देखें तो अस्थमा में चूँकि थोड़ा कुछ कफ का एक्यूमुलेशन, म्यूकस आदि भी होता है, कुछ वायु की दिक्कत होती है, तो वायु और जल ये दो पार्ट तो आपके मैच होते हैं।
अग्नि वाला उतना भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो आंसर इन्होंने स्वीकार किया है उसमें इन्होंने थर्ड ऑप्शन स्वीकार किया है, वायु अग्नि जल। तो अभी मुझे पूरा रेफरेंस नहीं पता है, कभी पता लगेगा तो मैं ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगा कि ये तीनों पार्ट कैसे अधिक होंगे अस्थमा की दृष्टि से पहचानने के रूप में। तो अभी आप इसको ध्यान रखते हैं, आगे के प्रश्नों के लिए कभी पूछे तो वायु अग्नि और जल ये तत्व हैं, अगर ये शरीर में अधिक हो रहे हैं आपके तो अस्थमा की बीमारी आपको हो सकती है। अगला प्रश्न देखिएगा आपका, योगाभ्यासों की अध्यापन विधियों के अनुसार कौन सी व्यवस्था योग कक्षा हेतु उचित बैठने की व्यवस्था नहीं है? नहीं वाला पार्ट है। तो पंक्तिबद्ध भी वहाँ पे दिया है उस पुस्तक के अंदर, अर्धवृत्तीय भी दिया है, अर्ध आयताकार भी दिया। पूर्ण वृत्ताकार वाला जो पार्ट है वो वहाँ पर नहीं दिया है, उसको आप हटा सकते हैं। मतलब पूर्ण सर्कुलर, उसमें हानि भी ये रहती कि पीछे की तरफ जो विद्यार्थी बैठेंगे टीचर के, तो उनके साथ में आई टू आई कांटेक्ट नहीं हो पाता है, उनसे बातचीत नहीं हो पाती है, और बहुत सारे बच्चे पीछे वाले भी जो होंगे आपके, वो आगे की जो क्रियाएं कराई जा रही है उन क्रियाओं को अच्छे से नहीं देख पाते, तो इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। सेकंड वाला पार्ट आपका रहेगा। योगाभ्यासों के अध्यापन विधियों के अनुसार योगाभ्यास के समय प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितना स्थान होना चाहिए ये भी दिया हुआ है, आपके नोट्स में भी है। 40 वर्ग फीट का पार्ट वहाँ पर आपका दिया हुआ है। तो फैक्ट आपको सीधा फैक्ट ही याद रखना है। अगला देखिए, कक्षा के अलावा कक्षा अवधि कौशल और विद्यार्थियों के निष्पादन स्तर के संवर्धन हेतु अभ्यास के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने की सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण विधि है। ये उसी पुस्तक से है, वहाँ पे 7 विधियाँ थी, पिछले पेपर में भी आया ही था क्वेश्चन इससे। तो कक्षा के अलावा मतलब कक्षा के बाद, तो एनकरेज स्टूडेंट फॉर प्रैक्टिस आफ्टर द क्लास आवर्स, लेकिन आउट ऑफ द क्लास आवर्स, क्लास के आवर्स के बाद में, तो वहाँ पर निर्देशित अभ्यास विधि के बारे में लिखा गया है, डायरेक्ट प्रैक्टिस मेथड, कि जिससे कक्षा के बाद में उनके परफॉर्मेंस लेवल को बढ़ाने के लिए अलग से प्रयास कराया जाता है। तो स्पष्ट है आपका फोर्थ ऑप्शन, डायरेक्ट प्रैक्टिस मेथड। तो इसमें इतना ही रखते हैं इस पेपर के अंदर, बाकी के जो प्रश्न हैं आपके वो अगले क्लास में करेंगे, आप ध्यानपूर्वक इनको देख लीजिएगा। तो इसमें ही इतना ही रखते हैं। ओम शम।